स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसके बारे में जानकारी देता है? तो जो हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कौन देता है? हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो भारतीय इतिहास में शुंग वंश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वंश है और जिसकी नींव पुष्पमित्र शुंग ने डाली थी। तो पुष्पमित्र सिंह ने शुंग वंश की स्थापना किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन कौन था? तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला जो प्रथम यवन था उसका नाम है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो है प्रथम, यहाँ पर डेमेट्रियस दो राजा के नाम हैं जिसमें से डेमेट्रियस प्रथम जो है प्रथम पहला यवन था जिसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। यही इसी ने आगे चल के कुषाण वंश की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्पमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ पुष्पमित्र शुंग ने किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और कुल कितने यज्ञ किए थे? कुल टोटल 2 यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने किया। अपने जीवन काल में कुल कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो टोटल 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो जो सातवाहन वंश था उसकी स्थापना सिमुक ने किया था। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। आगे हम लोग जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसिद्ध युद्ध के बारे में बताया जाता है जिसको 10 राज युद्ध के बारे में कहा जाता है। वैदिक काल का ये बहुत ही फेमस युद्ध था, 10 राज युद्ध, जिसको हम लोग 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। ये कहाँ लड़ा गया था? ये परुशणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको हम लोग वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। तो रावी नदी का जो पुराना नाम था उस पुराना नाम क्या है? परुशणी नदी है। उसी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध, अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो जो शुद्ध यानी प्योर गोल्ड है उसके सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। ठीक है, और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? कनिष्क है। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। अब यहाँ पर आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी की गई थी? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो थीं वो गुप्त काल में जारी की गई थीं। तो सोने से संबंधित 3 प्रश्न हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों में अंतर आप जानते रहिए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में जारी की गई थीं? तो गुप्त काल में जारी की गई थीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? तो जो शीशे का सिक्का है उसको चलवाया था सातवाहन ने। तो सातवाहन जो साम्राज्य था उसने क्या चलवाया था? शीशे के सिक्के चलवाए थे। आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान समय में हमारा रुपया है उसी से मिलता जुलता रुपए का सिक्का भारत में सबसे पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो जो रुपए का सिक्का है वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। तो अभी वर्तमान समय में जो हमारा रुपया चल रहा है इसी से मिलता जुलता आपका सिक्का था। तो उसको किसने ढाला था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। तो रुपए का संबंध शेर शाह सूरी से है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? जो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था। तो कुजुल कडफिसेस जो हैं वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। शायद ऊपर गलती हो चुकी है, कुषाण वंश के संस्थापक हमने थोड़ा गलत बोल दिया है तो उसको आप सुधार लीजिएगा।
तो कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो कुजुल कडफिसेस हैं। ठीक है, ऊपर हमने थोड़ा शायद एक दूसरा नाम बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनाई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में ही बनी है, यानी कुषाण वंश के शासकों ने ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई है। ये प्रश्न भी आपसे अनेक बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क ने अपनी 2 राजधानी बनाई थी, जिसमें पहली राजधानी इसका क्या का जो नाम है वो है पुरुषपुर। तो पुरुषपुर इसकी पहली राजधानी है। और पुरुषपुर के बारे में आप जानते रहिए, ये वर्तमान का पेशावर है। तो वर्तमान में जो आपके पाकिस्तान में पेशावर शहर है उसी का पुराना नाम पुरुषपुर है। तो पुरुषपुर हमारी क्या है, कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या है? तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। तो कनिष्क का साम्राज्य बहुत ही बड़ा हुआ करता था। अफगानिस्तान से लेके आपका पूरा उत्तर भारत उसमें शामिल रहता था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसने 2 राजधानियां बनाई थीं, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर से मतलब हमारा पेशावर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक संवत किसने चलाया था? तो जो शक संवत है वो इसकी कनिष्क ने ही चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईस्वी में। तो 78 ईस्वी में यानी 78 ईस्वी में कनिष्क ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का जन्म किसके काल में हुआ था? तो दशमलव प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हो गया था। तो गुप्त काल के जो लोग थे वो दशमलव प्रणाली के बारे में पूरी तरह से जानते थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो हमारे यहाँ 2 पंचांग फेमस हैं, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया था, और जो शक संवत होता है वो अभी अभी हमने पढ़ा कि कुषाणों के शासनकाल में कनिष्क ने चलाया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग इसी शक संवत पर आधारित है जिसको कनिष्क ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न हैं। चरक क्या थे? तो चरक के बारे में तो हर कोई जानता है कि आयुर्वेद के जो जनक हैं वो कौन हैं? चरक हैं। तो चरक कौन है? आयुर्वेद के जनक हैं। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने ही प्रारंभ कराया था। अब सिल्क मार्ग से मतलब क्या होता है कि जो चाइना के लोग होते हैं वहाँ पर रेशम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइना के व्यापारी आपके लद्दाख क्षेत्र से या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से व्यापार करने के लिए भारत आते थे और आगे मध्य एशिया तक जाते थे। तो ये पूरा रास्ता हमारा सिल्क मार्ग कहलाता था। ये किसी कारणों से लुटेरों और डाकुओं या किसी भी कारण से बंद हो गया था। उसको दोबारा किसने चालू करवाया था? उसको दोबारा चालू करवाया था कनिष्क ने चालू करवाया था, जो कि कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा है। तो सिल्क मार्ग को किसने प्रारंभ कराया? कनिष्क ने प्रारंभ कराया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो है वासुदेव। ठीक है। गुप्त काल की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो गुप्त काल की जानकारी हमें वायु पुराण से प्राप्त होती है। वायु पुराण में संपूर्ण गुप्त काल के बारे में बताया गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं जो आपके प्रसिद्ध राजा भारत में हुए हैं या प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनके उपनाम से संबंधित। जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत के नेपोलियन हैं वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपने जाना कि भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसका चित्र बना हुआ है? तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसी समुद्रगुप्त का चित्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन अश्व घोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का जो नेपोलियन था वो नादिर शाह को कहा जाता है। ये वही नादिर शाह है जिसने दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो जो हमारा प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था? 5वीं शताब्दी में।
चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, और फाहियान किस धर्म को मानता था? फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत को किसने प्रारंभ किया था? तो विक्रम संवत को किसने प्रारंभ किया था? इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही प्रारंभ किया था। और कब किया था? 58 ईस्वी पूर्व में। तो 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को और स्वर्ण मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता है? तो गुप्त काल में रजत मतलब होता है चांदी, जो चांदी की मुद्राएं होती थीं उसको रुप्यक नाम दिया जाता है। रुप्यक क्या किसे कहते हैं? चांदी की मुद्राओं को कहते हैं, यानी रजत मुद्राओं को कहते हैं। और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था? स्वर्ण मुद्राओं को दिनार नाम दिया जाता था। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके सऊदी अरब की कंट्रीज़ होती हैं, अमन, ओमान, इन सब में दिनार अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को दिनार नाम दिया जाता था और गुप्त काल की रजत मुद्राओं को रुपयक नाम दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये बख्तियार खिलजी कौन है? मोहम्मद गोरी के सेनापति हैं। तो मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और उसकी सारी बिल्डिंगों को गिरा दिया था। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।